मैं वंदना माथुर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज अपन बीए पार्ट थर्ड में पेपर फर्स्ट में पत्नियों के साम्यवाद का मूल्यांकन पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने क्या पढ़ा था कि प्लेटो ने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद की योजना के पक्ष में जो तर्क दिए थे वो अपन ने पढ़े थे। आज अपन क्या पढ़ेंगे? पत्नियों के साम्यवाद का मूल्यांकन, जिसमें आलोचना निम्नलिखित प्रकार से की गई है। पहली आलोचना क्या है? अनावश्यक संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद को अरस्तु आदर्श राज्य की प्राप्ति हेतु अनावश्यक मानता है। उसकी धारणा है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति प्लेटो साम्यवाद द्वारा करना चाहता है, उसकी प्राप्ति समुचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा हो सकती है। नैतिक रोगों के लिए नैतिक उपचारों की आवश्यकता है, भौतिक उपचारों की नहीं, जैसा कि प्लेटो साम्यवाद द्वारा व्यवस्था करता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? लिंग भेद की अपूर्ण व्यवस्था। आलोचक क्या कहते हैं? स्त्री पुरुष के संबंधों को जानवरों के संबंधों के साथ मिलाना अनैतिक और अव्यावहारिक है। विवाह एक स्थायी बंधन होता है जो जीवन पर्यंत चलता है। यह नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधन होता है जो पारस्परिक कल्याण और उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए होता है। तीसरा पॉइंट है स्त्री पुरुष के स्वभाव में भिन्नता। इसमें आलोचक क्या कहते हैं? स्त्री पुरुष के लिंग भेद की तुलना पशुओं के लिंग भेद से नहीं की जा सकती और न ही पशुओं का उदाहरण देकर स्त्री पुरुष के कार्य की योग्यताओं व क्षमताओं को समान माना जा सकता है। स्वभाव से स्त्रियां कोमल, संवेदनशील, दयालु होती हैं, जबकि पुरुष उद्यमी, उत्साही और बुद्धिमान होता है। गृह संचालन और बच्चों का पालन पोषण स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, जबकि पुरुष का स्वाभाविक कार्य आय के स्रोतों को जुटाना और परिवार को संरक्षण प्रदान करना है। यह कहना हास्यास्पद है कि स्त्रियां सैनिक या अन्य इसी प्रकार के कठोर कार्यों को उसी कुशलता और निपुणता के साथ कर सकती हैं जिस प्रकार की पुरुष। चौथा पॉइंट हमारा क्या आता है? न्याय सिद्धांत के विपरीत स्त्रियों का साम्यवाद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के भी विपरीत है। यदि न्याय अपने स्वाभाविक कार्य को कुशलता से करना है तथा उसमें ही श्रेष्ठता और निपुणता प्राप्त करना है, तो स्त्रियों को गृह संचालन और बच्चों का लालन पालन में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए और उसी के माध्यम से राज्य को अपनी सेवाएं अर्पित करनी चाहिए। सार्वजनिक पदों को प्राप्त करके ही स्त्रियां राज्य सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके स्वाभाविक कार्य की उपेक्षा होगी। पांचवा पॉइंट हमारा आता है नैतिक गुणों का ह्रास। इसमें क्या कहते हैं आलोचक कि सार्वजनिक शिशु गृहों में पले हुए बच्चों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति और सेवा का अभाव होगा। प्लेटो ने परिवार को केवल विकृत संस्था के रूप से देखा, जहाँ स्वार्थ और संकीर्ण भावनाएं पैदा होती है। वह परिवार के स्वरूप को न देख सका, जहाँ प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, कर्तव्यपरायणता, आज्ञा पालन आदि की भावनाओं का विकास होता है। परिवार तो नैतिक व्यवहार की प्राकृतिक पाठशाला है, जबकि प्लेटो ने परिवार को क्या माना है?
एक विकसित संस्था के रूप में देखा है कि जहाँ स्वार्थ और संकीर्ण भावनाएं होती हैं, जबकि परिवार तो क्या है, नैतिक व्यवहार की प्राकृतिक पाठशाला है। पत्नियों का साम्यवाद स्वयं को भी नष्ट करता है, जो अच्छे चरित्र का मूलभूत तत्व है। छठा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो की साम्यवादी योजना मनोवैज्ञानिक तत्वों की उपेक्षा करती है। यह उस सामाजिक संस्था परिवार को नष्ट करना चाहती है जो युगों से चली आ रही है। महिलाओं को राज्य की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक और तो उसमें परिवार जैसे व्यक्ति की मूलभूत संस्था पर घातक एवं क्रूर प्रहार किया है। दूसरी ओर उसने विवाह संस्था की धज्जियां उड़ा के रख दी। साथ ही तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा है, मनोविज्ञान तत्वों की उपेक्षा की है। हमारा सातवां पॉइंट आता है अत्यधिक एकीकरण राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था द्वारा ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जो राज्य परिवार अर्थात एक व्यक्ति राज्य का रूप धारण कर लेगा, परंतु ऐसा राज्य व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए हानिकारक होगा। जैसा कि अरस्तु ने कहा है, राज्य अंत में उस सीमा तक एकता प्राप्त कर लेगा कि वह राज्य ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना आता है, नीरस और प्रेरणा रहित। ये नीरस क्यों है? क्योंकि संरक्षकों को निजी संपत्ति और परिवार से वंचित कर दिया है, जबकि संरक्षकों को निजी संपत्ति और पारिवारिक जीवन के स्वाभाविक सुख और आनंद से वंचित करके प्लेटो का साम्यवाद उनके आकर्षण के लिए कोई क्षेत्र नहीं छोड़ता। अतः ये क्या है, प्रेरणा रहित और कुशलता रहित बन जाएंगी।